पैक्टिन, आउटर लेयर, और ये हो गया पेप्टिडो ग्लाइकोन या म्यूरेमिक एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये हो गया इनर लेयर। इनर लेयर और आउटर लेयर। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन आंतरिक लेयर की बात करें तो दैट इज पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन से बनी हुई। ये जो बाहर की तरफ हमें रंगीन द्रव्य के रूप में दिखाई दे रहा है दैट इज क्रोमो, CHROMO, क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, क्रोमोप्लाज्म। इस क्रोमोप्लाज्म के लिए अगर अपन कहें कि क्रोमोप्लाज्म में क्या क्या है, तो हम क्रोमोप्लाज्म को बोल देते हैं वर्णकी जीव द्रव्य, या हम इसे रंगीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें क्या क्या है, इसमें है पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है इसके अंदर। और उन पिगमेंट्स में क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ई, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स। जेंथोफिल्स की हम बात करें तो मिक्सो जैंथिन, मिक्सोजैंथिन, मिक्सोजैंथोफिल्स। ठीक है, फ्यूकोसेन एंड फ्यूकोजैंथोफिल, जैंथोनिन। ल्यूटीन्स, और सबसे मेन जो फाइकोबिली, प्रोटीन्स। फाइकोबिली प्रोटीन्स की हम बात करें जो सबसे मेन है इनके लिए। ठीक है, तो इनके लिए मेन की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफिल ए स्पेशलाइजेशन है, मिक्सोजैंथिन एंड मिक्सोजैंथोफिल्स इनके लिए स्पेशलाइजेशन है, फ्यूकोसिन इनके लिए स्पेशलाइजेशन है। और वहीं अगर अपन बात करें इनकी तो दीज आर सी फाइकोसायानिन, सी फाइकोसायानिन जो कि एक तरीके से ब्लू कलर दे रहा है, एंड सी फाइको इरिथ्रीन। सी फाइकोसायानिन एंड सी फाइको इरिथ्रीन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ और स्पेस हम निकालते हैं, और क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, इसके अलावा हमें यहाँ मिलेगा साइनो फाइसियन, स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। और ये स्टार्च की हम बात करें तो ग्रेन्यूल्स के रूप में भी साइनोफाइसियन स्टार्च या ग्रेन्यूल्स के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ स्पीसीज है जिसमें ग्लाइकोजन,
कुछ स्पीसीज में ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी हमें यहाँ पे रिजर्व फूड के रूप में यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और ये हो गया रिजर्व फूड स्टोरेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्रोमोप्लाज्म की बात करें तो इसके लिए लिख सकते हैं कि ये विषमांगी हिट्रोजीनस प्रकार का एक फ्लूइड है और इसके अंदर वेरियस टाइप के ग्रेन्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें रंगीन पिगमेंट के रूप में या क्या बोलते हैं द्रव्य के रूप में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में यहाँ कोई ऐसी ज्योग्राफिकल या फिजिकल बाउंड्री वॉल तो है नहीं जो इन दोनों को सेपरेट करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप का उन्होंने फ्लूइड्स बताया है। एक आउटर लेयर के रूप में मैं आपको दिखाऊं तो ये हो गई, जैसे ये बनाना नहीं है, ये केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ दो फ्लूइड्स, तो वो हो गया बाहर का परिद्रव्य, जिसको हम यहाँ पे क्रोमोप्लाज्म या पेरीप्लाज्म परिद्रव्य भी कह देते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको बोलेंगे सेंट्रोप्लाज्म, या एक नाम और दे दें न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन अब यहाँ पे न्यूक्लियस तो है नहीं, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देने की जगह क्या नाम दे देते हैं, सेंट्रोप्लाज्म, या न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कई बार कह देते हैं। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म इसको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है या लिमिटिंग बाउंड्री वॉल नहीं है, इसलिए हम न्यूक्लियो वॉल को इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। सेंट्रोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसको मिटा देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं तो हम उसको क्रोमो की जगह अब क्या बोलेंगे, सेंट्रो, CENTRO, सेंट्रोप्लाज्म। तो ये वर्णकी की जगह क्या हो जाएगा, अवर्णकी, और रंगीन की जगह हो जाएगा रंगहीन, दैट इज रंगहीन। अब इसमें कोई कलर नहीं है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा मिलेगा हमको, होमोजीनस, इसमें मिलेगा DNA कॉपीज। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 70S टाइप राइबोसोम्स, उसके अलावा RNAs कर देते हैं, RNAs। ठीक है, उसके अलावा एंजाइम्स आदि इसके अंदर मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक गाढ़ा, ठीक है, विस्कस, होमोजेनस एंड विस्कस, ठीक है, शान, गाढ़ा जीव द्रव्य है बाहर वाले की तुलना में। बाहर वाला जो है वो कैसा है, एक तरीके से कम विस्कस जो है वो फ्लूइड के रूप में वहां पे पाया जा रहा है। तो ये हो गई कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर के रूप में। हम यहाँ पे पूरा इसको नेमिंग नहीं कर पाए, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है दोनों सेंट्रोप्लाज्म के रूप में। वहीं हम बात करें अब दूसरी कोशिका की, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप की सेल्स हैं। एक हम बात कर लेते हैं अब किसकी, हेटेरोसिस्ट की, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोसिस्ट भी है, तो हेटेरोसिस्ट को और बना लेते हैं। वो तो हो गई वेजिटेटिव सेल। इन ट्राइकोम की सिंगल सेल है जो कि कैसी है, वेजिटेटिव सेल के रूप में परिलक्षित हो रही है। अब हम हेटेरोसिस्ट कोशिका को भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं।
एक सिंपल से स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे अगर हम बताएं तो इसमें जीव द्रव्य के जो दो हिस्से हमने बताए थे, सेंट्रोप्लाज्म एंड क्रोमोप्लाज्म, ऐसा यहाँ पे विभेदन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सिंपल वे में तो हम ये भी कह देते हैं कि मैच्योर हेटेरोसिस सेल जो है मैच्योर हेटेरोसिस सेल जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक लैमेली डैमेज हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है और जो भित्ति है वो क्या हो जाती है, डबल मोटी हो जाती है, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे रिसेसिव थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो मिल रही है, लेकिन इसके अंदर एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जैसे अगर अपन नाम दे तो ये हो गई म्यूसिलेजिनस, दोनों तरफ ये और ये चारों तरफ कौन सी कोशिकाओं पे, वेजिटेटिव सेल्स में। हमने हेटेरोसिस सेल्स के ऊपर क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ का डेवलपमेंट या डिपोजिशन नहीं दिखाया है। उसके बाद यहाँ अगर अपन बात करें तो ये हो गई एक होमोलोगस लेयर। होमोलोगस या होमोजीनस, होमोलिगस लेयर। और अंदरूनी अगर अपन लेयर की बात करें तो ये ढंग से देखिए, ये जो लेयर है ये कंप्लीटली जुड़ी हुई है एक दूसरे से और ये इसके अंदर भी आ रही है। और ये हो गई कौन सी, सेल वॉल। और सेल वॉल की अगर अपन बात करें तो दो भाग थे, एक है इनर और एक है आउटर। इनर वाला बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकोन से और आउटर बना हुआ था किससे, पैक्टिन लेयर से, ठीक है। और उसके बाहर ये एक्स्ट्रा और डिपोजिशन होके होमोजीनस लेयर की वजह से क्या हो गया है, मोटा भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रारंभ में जब ये बनती है तो ये कोशिकाओं से संपर्क बनाती है इन्हीं नोड्यूल से, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये संरचना जो है वो ठोस प्लग समान संरचना बना लेती है, जिन्हें हम बोलते हैं पोलर नोड्यूल्स। अब इसका कम्युनिकेशन लिंकिंग ब्रेक हो जाती है, इनको हम बोलते हैं पोलर नोड्यूल्स। अगर मैंने आपको समझाया था, अगर ये टर्मिनल है तो इसमें एक ही पोलर नोड्यूल बनेगा, लेकिन अगर ये कैसी है, इंटरकैलरी है, तो इसमें दो पोलर नोड्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ये संरचना हमारे सामने आ रही है। साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो साइटोप्लाज्म कॉमन है और साइटोप्लाज्म में ये अगर आप देखना चाहें तो इनको हम बोल सकते हैं रिसेसिव, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली। ठीक है। और साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म इस वक्त अब कैसा हो चुका है, होमोजीनस, और इसके अंदर केवल रिजर्व फूड, उच्च मात्रा में रिजर्व फूड है और आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर ये रहा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये एक तरीके से फिजियोलॉजिकली कैसे हो जाती है, रेस्टिंग फेज में चले जाती है, कार्य के रूप से रेस्टिंग फेज में चले जाती है। उसके अलावा ये कोई काम नहीं कर रही है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित जो है वो कार्य कंप्लीट करती है। यहाँ अगर अपन इसकी संरचना बाकियों से अगर अलग करें तो इन दोनों में क्या विभेदन है, इनमें विभेदन, दोनों कोशिकाओं को आप देख लीजिए क्या विभेदन है। सबसे बड़ा, आकार बड़ा है इसकी तुलना में। इनका काई कोशिकाओं का आकार एक जैसा है लेकिन छोटा। हेटेरोसिस्ट का आकार जो है बाकी थैलस से क्या हो जाता है, बाकी कोशिकाओं से आकार में बड़ा। इनकी कोशिका भित्ति पतली है क्योंकि सिंपल लेयर बनी हुई है, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा डिपोजिशन की वजह से कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, मोटी।
दोनों की तुलना आप देख सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी सक्रिय है और इसमें जीव द्रव्य दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी निष्क्रिय है और ये एक ही प्रकार का जीव द्रव्य इसमें पाया जा रहा है। इसमें रिजर्व फूड काम में आ रहा है, बनता जा रहा है। इसमें इससे अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में होता है और आनुवांशिक पदार्थ जो है वहाँ सक्रिय है या निष्क्रिय रूप में या रेस्टिंग फेज के अंदर जो है डंप अवस्था में पड़ा हुआ है। वो कोशिका प्रकाश संश्लेषण जनन से संबंधित और अलग कोशिकाओं को रूप में कंप्लीट हो रही है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। यहाँ अगर अपन बात करें तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है, प्लस वेजिटेटिव या स्पोर जनरेशन से संबंधित कोशिका के रूप में परिलक्षित हो रही है। ठीक है। और अगर अपन पोलर नोड्यूल्स की बात करें तो इन कोशिकाओं के बीच में कनेक्शंस हैं, एक सेल से दूसरी सेल में कम्युनिटी कनेक्शंस, लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो इनके बीच में जो है पोलर नोड्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। हिटेरोसिस्ट के मेन कार्य जनन में, ठीक है, स्पोर्स निर्माण में, कई बार इनमें एंडोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, अकाइनिड्स इनकी वजह से अकाइनिड्स का डेवलपमेंट होता है, प्लस ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बस इतना ही। देन इसके बाद हमारा टॉपिक जो आता है वो हो गया इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे सेल स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड रिजर्व फूड भी कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की ओर। रिप्रोडक्शन में हम कहें जनन, तो जनन का यहाँ पे जो बेसिक क्राइटेरिया है या जो सबसे सिंपल तरीका है जनन का वो है इसमें वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर सामान्यतः पाया जाता है। तो कायिक जनन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, जैसे अगर हम थ्योरी लिख रहे हैं पेपर में तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखना जरूरी है, डायरेक्ट टाइप्स पे नहीं आएंगे। तो सीधे जैसे डेफिनेशन की हम बात करें तो थैलस की कोई भी कायिक कोशिका यदि विभाजन के फलस्वरूप अपने ही समान कोशिका को डेवलप करने की क्षमता रखती है या संतति कोशिका को डेवलप करने की क्षमता रखती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कायिक विभाजन। तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ना ही कोशिका पहले से पहचानी जा सकती है और ना ही कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। कोई भी कोशिका जो है जनन पीरियड में अनुकूल मौसम में विभाजनशील हो सकती है, इसीलिए इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम जाएं तो हमारे पास में जो वेरिएंट्स हैं वो फर्स्ट इज बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की ओर अगर अपन चलें तो फ्रेगमेंटेशन के लिए हम कह सकते हैं विखंडन, कि इसके अंदर कैसे होता है, विखंडन द्वारा। और ये विखंडन कैसे हो सकता है, किसी भी फिजिकल डैमेज, फिजिकल डैमेज, ठीक है, कोई भी भौतिक नुकसान हो सकता है ट्राइकोम के अंदर। कॉलोनी का साइज, आकार अधिक बड़ा होने पर, कॉलोनी का आकार अधिक बड़ा होने पर भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं फिलामेंट्स के आपस में
उलझने से, ठीक है, उनके बीच में कोई भी कार्यात्मक गति होने से, कई बार उलझने से ये फिलामेंट्स आपस में टूट जाते हैं। और एक हॉर्मोगोनिया, अथवा हेटेरोसिस्ट के बनने से उस स्थान पर से फिलामेंट क्या हो जाता है, टूट जाता है या विभाजनशील हो जाता है, और उसके विभाजन के फलस्वरूप फिलामेंट ब्रेक हो रहा है। अब फिलामेंट की कोशिकाएं कैसी हैं, वेजिटेटिव सेल्स, उनमें विभाजनशील होती हैं। तो विभाजन होने से, और अगर परिस्थिति अनुकूल है, तो वो कोशिकाएं विभाजित होकर वापस एक तरीके से, एक फिलामेंट अगर एक जगह से टूटा है तो 2 फिलामेंट्स को डेवलप कर लेती हैं, अगर फिलामेंट 2 जगह से टूटा है तो 3 फिलामेंट्स को डेवलप कर लेती है। इस तरह कॉलोनी के अंदर फिलामेंट्स की संख्या भी बढ़ती है और कॉलोनी का आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा टाइप की हम बात करें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं बाई सेल डिवीजन। ये भी सेम वही प्रकार हो गया, सेल डिवीजन। इसके अंदर कोशिका जो है वो विभाजन इलोंगेटेड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो विभाजन को प्रेरित होती है। और इसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक एंड टफ सेल वॉल, इसके अंदर विभाजन जो है वो कैसा होता है, अंतः सप्टा या डेवलपिंग सेप्टा के कारण होता है। ये 2 सेल्स आपस में ये तो जुड़ी रही थी, तो इनके अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या करती है, इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन, और अंतर्वलन के फलस्वरूप ये धीरे धीरे बढ़कर एक टाइम ऐसा आता है कि ये कंप्लीट सेप्टा में डिवाइड हो जाता है और सेल्स जो है वो 1 से 2 दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया हो गया सेल डिविजन्स के लिए। तो यहाँ पे ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हम तीसरा यहाँ पे लिख सकते हैं, जो एक लक्षण भी है इनका, थर्ड वन इज बाई हॉर्मोगोन्स। बाई हॉर्मोगोन्स। तो अगर अपन हॉर्मोगोन्स की बात करें तो हॉर्मोगोनिया का निर्माण कोई भी कायिक सेल फूड रिजर्व तथा मोटी भित्ति युक्त होकर किस में बदल जाती है, हॉर्मोगोन में रूपांतरित। हॉर्मोगोनिया में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। और ये विशेष संरचनाएं जो हैं ये आवश्यकता पड़ने पर या अनुकूल परिस्थिति में नए थैलस को, मतलब उस थैलस से या फिलामेंट से टूटकर अलग हो जाते हैं तथा नए थैलस को बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हॉर्मोगोनिया के लिए अगर हम बात करें तो ये इनका स्पेशल कैरेक्टर भी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हार्मोगोनिया की बात करें तो ये जो हार्मोगोन्स है ये एक अनिश्चित आकार में होते हैं। कई बार परिस्थिति अनुसार एक थैलस में एक जगह छोड़ छोड़ के बनते हैं, कई बार एक साथ बनते हैं एक चेन के रूप में, और कई बार पूरा का पूरा जो थैलस है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्मोगोन्स में। ठीक है, और ये हार्मोगोन्स पृथक होने की क्षमता रखते हैं, अलग हो जाते हैं, चिरकालिकता भी दिखाते हैं कभी कभी, और परिस्थिति अनुकूल होने पर नए ट्राइकोम को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब सेकेंडरी यहाँ पे हम यूज में ले लेते हैं वेजिटेटिव के बाद में, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो
सेम इसी तरीके से हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमने ऑसिलोटेरियसी के अंदर कहा कि वहाँ पे जीवन काल में कोई प्रकार का स्पोर नहीं बनता है, लेकिन अगर अपन यहाँ कहें तो यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं। और इन स्पोर्स में सबसे पहला वर्ड जो अपन यूज में लेंगे वो ले लेते हैं बाई अकाइनीट। फर्स्ट पॉइंट इज बाई अकाइनीट्स। अकाइनीट्स की हम बात करें तो ये विशिष्ट चिरकालिक अवस्था या कोशिका होती हैं मोटी भित्ति युक्त, जिसमें कोई भी जो वेजिटेटिव कोशिका है ये विषम परिस्थितियों में क्या हो जाती है, मोटी भित्ति युक्त होकर स्टोरेज भोजन स्टोरेज करके किसमें अकाइनेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम इसके लिए कहें तो हम इसे रेस्टिंग स्पोर भी कह सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग स्पोर्स। ये इनका विशिष्ट स्पेशलाइजेशन है। यह एक नाम और अगर अपन दे तो इनको आर्थोस्पोर्स भी कह सकते हैं हम। आर्थो स्पोर्स, रेस्टिंग स्पोर्स या आर्थो स्पोर्स। तो सिंपल यही कह सकते हैं, ये हम पहले भी समझा चुके कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो कोशिका है वो मोटी भित्ति युक्त होकर फूड रिजर्व करके विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए चिरकालिकता शो करती है, रेस्टिंग फेज में चली जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर अपन बात करें एल्गेज में एप्लेनोस्पोर्स एंड उसके बाद हाइफेनोस्पोर्स की हम बात करें तो सेम उस प्रकार की संरचना या उसी के समतुल्य ये पाए जाते हैं। और परिस्थिति सही होने पर ये क्या होते हैं, नए थैलस को विकसित या ट्राइकोम को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। सेकेंड यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सेकेंड यहाँ पे बात कर सकते हैं बाई हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट की हम बात करें तो ये हम समझ चुके कैसे बनते हैं। थैलस के अंदर इनकी भी उपस्थिति अनियमित, एक से अधिक या कई बार चेन में या कभी कभी संपूर्ण फिलामेंट जो है वो हेटेरोसिस्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका एक कारण समझ सकते हैं ये कैसे, जैसे कि ये कोई थैलस या ट्राइकोम है और ट्राइकोम के अंदर ये कोशिका जो है, ये दो कोशिकाएं, ये उधर भी है और इधर भी है। तो ये जो दो कोशिकाएं हैं ये किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, हॉर्मोगोन्स में। किस में कन्वर्ट हो गई ये, हॉर्मोगोन में। ये भी किस में कन्वर्ट हो गई, हॉर्मोगोन्स। तो हॉर्मोगोन्स में कन्वर्ट होने के बाद बीच में मान लीजिए जो 2-3 कोशिकाएं आई हैं, ये कि एक तरीके से इनका संपर्क बाकी थैलस से कट जाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण या विषम परिस्थितियों के कारण। ये कोशिकाएं जो हैं अब मोटी भित्ति की होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कन्वर्ट इनटू हेटेरोसिस्ट, या किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अकाइनेट। अकाइनेट्स में या हेटेरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अकाइनेट्स में सेम संरचना में विशेष प्रकार के हेटेरोसिस्ट, क्योंकि हेटेरोसिस्ट जो है वो जनन के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो उसके अंदर ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं और ये विशेष प्रकार की संरचनाओं को बनाती हैं। और परिस्थिति अनुकूल होने पर ये विभाजित होकर नए ट्राइकोम को डेवलप करने की क्षमता रखती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करें तो थर्ड पॉइंट और एक ले सकते हैं, दैट इज एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स कभी कभी यही हेटेरोसिस्ट जो हमने बनाई, ये रहा हेटेरोसिस्ट सेल। ठीक है, ये जो हेटेरोसिस्ट सेल जिसमें नोडल सेल्स हैं और ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म कभी कभी क्या होता है, परिस्थितिवश या विशेष जातिगत अवस्था में ये अंदर की तरफ जो इसके न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस तो नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसका क्या होता है, कॉपीज, और जो जीव द्रव्य है वो अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है। और प्रत्येक खंड अपने चारों तरफ जो है वो क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली बना लेता है और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंडोस्पोर्स में। और नोड्यूल्स या जो भित्ति है किसकी, इसकी
हेटेरोसिस्ट की भित्ति के ब्रेक के साथ में एंडोस्पोर्स जो हैं, एंडोस्पोर्स का क्या होता है, विमोचन, और प्रत्येक एंडोस्पोर जो है वो अनुकूल परिस्थिति में नए ट्राइकोम को डेवलप करने की क्षमता रखता है। तो ये हमारे पास में 3 टाइप्स हो गए अकाइनिड्स इन नॉस्टॉक की हम बात कर रहे हैं, बाई हेटेरोसिस्ट एंड बाई एंडोस्पोर्स। और कभी कभी इन्हीं का निर्माण एक्सोस्पोर्स के रूप में भी होता है, लेकिन वो बहुत मतलब कम हम बात कर सकते हैं नॉस्टॉक की कुछ स्पीसीज में। बाकी कॉमनली हमको यहाँ पे जो मिलते हैं वो है अकाइनिड्स, हेटेरोसिस्ट एंड एंडोस्पोर्स। ठीक है, ये हो गया। यस, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। मिटा देते हैं इसको। एंडोस्पोर्स को हम बोल सकते हैं अंतः बीजाणु। पीडीए का अंतरण या लाइफ साइकिल की हम बात करें तो स्पष्ट पीडीए का अंतरण इनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता है। कुछ रेयर एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में फॉर्म नहीं होता, केवल एक वेरिएंट्स या क्या बोलते हैं चेंजेस या फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ पे सामने आ रहा है। तो यहाँ पे हम लाइफ साइकिल, तो अब ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमको इसको डिस्कस तो करना ही होगा। या हम बोल सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हम बात करें तो बहुत अधिक विशेषता यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉस्टॉक ट्राइकोम। और जीवन की अनुकूल अवस्थाओं की हम बात करें तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम फर्स्टली कह देते हैं हॉर्मोगोनिया, और ये वापस नॉस्टॉक ट्राइकोम को डेवलप करने की क्षमता रख रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे हार्मोगोन्स के अलावा बात करें तो हार्मोगोन के अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं किसका, अकाइनिड्स, सॉरी फ्रेगमेंटेशन, by hormones, by fragmentation, by cell division। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल एक तरीके से वेजिटेटिव रेप्रो, और ये चीजें फेवरेबल कंडीशंस में कंप्लीट हो रही है। वहीं अनफेवरेबल कंडीशंस की हम बात करें तो अनफेवरेबल कंडीशन में यही चीज़ें जो हैं वो वही 3 घटनाक्रम हम यहाँ पे देख लें तो ये हो गया बाई हेटेरोसिस्ट, दूसरा बाई अकाइनिड, हो गया। फिर या कोई और आ जाएगा, तू ही आ जाओ 2 मिनट। बाई हेटेरोसिस्ट, बाई अकाइनिड, ठीक है, हेटेरोसिस्ट, अकाइनिड्स एंड बाई अगर अपन बात करें तो अकाइनिड्स के बाद एंडोस्पोर्स। तो ये हमारे हो गए। दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, और इसके लिए हम कह सकते हैं अनफेवरेबल।
कंडीशन। ठीक है, दैट इज लाइफ साइकिल इन नॉनस्टॉप। ये कंप्लीट हुआ आज का टॉपिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कि स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अनुपस्थित पाया गया है या नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कंप्लीट है नॉनस्टॉप। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्य, मतलब बार बार जो हमारे बार बार मुंह से निकल रहा है नॉनस्टॉक को, वो सॉरी नॉनस्टॉक नहीं, वॉल्वॉक्स को। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसी का सदस्य वॉल्वॉक्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।